Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So today with us we have a very multi-talented personality, Mr. Sachin Jadhav sir, and he has been a guide for so many students across the world for cracking competitive examinations. So we would like to welcome him for today's session and he'll be guiding us regarding the GPAT examinations or other examinations. So thank you so much sir for giving your time and coming over here. सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि अगर जीपैट एग्जामिनेशन अगर स्टूडेंट्स का मे बी क्रैक ना हो, सो इज देयर एनी अदर ऑप्शन, इज देयर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दैट वो दे सकते हैं? Yes, yes, definitely. There are a lot of exams. Without GPAT, you will have also a nice career. ऐसा नहीं कि सिर्फ GPAT क्वालिफाई करके ही नाइपर क्वालिफाई करके ही करियर बनता है. बाकी एग्जाम्स भी है. तो जैसे बिट्स का एग्जाम होता है, जैसे डिप्सर का एग्जाम होता है, जैसे ऐसे बहुत सारे अपने डी न्यूज भी होते हैं. बिट्स का एग्जाम है, पिलानी बिट्स पिलानी, ठीक है. मणिपाल का एग्जाम होता है, आपका डिप्सर का एग्जाम होता है, बीएचयू का एग्जाम होता है, आईआईटी बीएचयू. देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्स. अगर आपको फार्मेसी में ही पोस्ट ग्रेजुएट करना है तो, या फिर आपको अगर फॉरेंसिक करना है तो आईएलटी से बहुत सारे एग्जाम है. आईएलटीएस वगैरह होता है. आईएलटीएस दे सकते हो आप, जीआरई दे सकते हो आप, टोफेल दे सकते हो. आईएलटीएस, जीआरई, टोफेल, ये एग्जाम्स है. या फिर आप दुबई में भी अगर वहाँ पे एज फार्मासिस्ट वर्क करना है तो उनके वहाँ पे डीएचए का एग्जाम होता है. या फिर वहाँ पे बहुत सारे उनका एग्जाम्स होता है, हर एक कंट्री में एग्जाम होता है, वो भी दे सकते हो. सेकंड सेकेंड क्वेश्चन सर, स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी करनी चाहिए और शुड दे जॉइन एनी क्लासेस और एनी ट्यूटोरियल्स फॉर देयर बेटर परफॉर्मेंस? व्हाट विल यू सजेस्ट? आइडियली, यस, आइडियली मेरा मानना ये है कि स्टूडेंट ने सेल्फ स्टडी करना है. अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे, आप खुद पढ़ोगे, आप खुद नॉलेज गेन करोगे, तो वो नॉलेज आपको हर टाइम पे काम आएगा. हर टाइम पे वो काम आएगा, कहाँ पे भी, मतलब फील्ड में भी काम आएगा और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा. तो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट वे टू स्टडी. तो सेल्फ स्टडी करने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है. तो शेड्यूल बनाओ आप. तो बाद में अपन जब बोलेंगे, अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकते हैं मुझसे कि कैसे करना है, क्या करना है. तो सेल्फ स्टडी इज ऑलवेज बेस्ट. सबसे पहले सेल्फ स्टडी. तो 80%, 90% जो टॉपर्स होते हैं वो सब ज्यादा सेल्फ स्टडी के ऊपर बिलीव करते हैं. तो ऑब्वियसली ये जो ट्यूटोरियल होते हैं या फिर केस सीरीज होता है या फिर क्लासेस भी होते हैं, वो भी हेल्प करते हैं आपको. लेकिन सेल्फ स्टडी आपका ज्यादा मैटर करता है. सेल्फ स्टडी आपका 95% सेल्फ स्टडी मैटर करता है. ओनली 5% ये क्लासेस वाले जो होते हैं वो मैटर करते हैं. बट जब तक आप खुद ने, ऑब्वियसली अगर आपको समझ ही नहीं रहा है, आपको समझना है, तब आप क्लासेस के ऊपर मूव कर सकते हो. बट अगर आप ऑन एन एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है, एवरेज भी हो या एवरेज से थोड़ा ऊपर हो या फिर एवरेज हो, तो आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए. हाँ, ऑब्वियसली आप बिलो एवरेज हो, ठीक है, आप कुछ समजता ही नाही, मतलब आप मंद हो, मराठीमध्ये सांगायचं म्हटलं तर तुम्ही मंद आहात, तुम्हाला काहीच कळत नाही, मग त्यावेळेस ठीक आहे, मग तुम्ही क्लासेस करू शकता. बट आपको अगर कुछ समझता है थोड़ा बहुत, देखो, जो भी ग्रेजुएशन होता है उसमें आपको 10% ही पढ़ाया जाता है. 10% ग्रेजुएशन में 10% ये बोल सकते हो आप. अच्छा कॉलेज 30% तक पढ़ाया जाता है. बाकी सब आपको सेल्फ स्टडी करना है. तो सेल्फ स्टडी करो पहले, और बाद में एट द एंड ऑफ योर लास्ट फेज यू कैन ज्वाइन classes. But classes tests they are secondary, and primary important is nothing but the self. Okay. So the next question is, now since there's just 1 month remaining for NIPER exam, so students को अब बहुत सारे क्रैश कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें सब लोग ऑफर कर रहे हैं. सो इस एक मंथ में जीपैट के लिए ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, तो इस एक मंथ में वो क्या एक्स्ट्रा चीजें पढ़े जो नाइपर में पूछी जाती है, और व्हाट विल बी द स्ट्रेटेजी? नाइपर में कैसा होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन जीपैट एंड नाइपर. जीपैट में क्या होता है कि 125 क्वेश्चंस, 3 आवर्स टाइमिंग होता है, प्लस 4-1 आपका मार्किंग सिस्टम होता है, ठीक है. नाइपर में क्या होता है, 200 एमसीक्यूज रहेंगे आपको, एंड 2 आवर्स टाइम रहता है. टाइमिंग इज लेस, क्वेश्चंस आर मोर, एंड पैटर्न इज सेम. ओके. बट नाइपर में और जीपैट में बेसिक क्वेश्चन लेवल डिफरेंस है. जीपैट में क्वेश्चन लेवल का जो होता है वो 1 लाइनर, 2 लाइनर एंड 3 लाइनर क्वेश्चन होते हैं जीपैट में. मतलब कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम जीपैट में, ठीक है. नाइपर में वैसा नहीं है. नाइपर में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, सिंगल लाइन क्वेश्चन आता है, या फिर मैक्सिमम 2 लाइंस क्वेश्चन आता है, ठीक है. ठीक है, जीपैट में आप गेस वर्क कर सकते हो. यू कैन गेस द आंसर ऑफ क्वेश्चन इन द जीपैट एग्जाम. बट नाइपर में गेस वर्क उतना चलता नहीं है. नाइपर में आपको श्योर शॉट मालूम होना चाहिए, ठीक है. और थर्ड डिफरेंस होता है कि नाइपर में लिमिटेड सीट्स होते हैं. नाइपर में होता है आपको 1136,
1156। ठीक है, तो 1150 सीट्स है नागपुर में। तो अगर आपका रैंक उससे अंदर आता है तभी आपको नागपुर में कॉलेज मिल जाए। अगर आपको टॉप कॉलेज में करना है तो आपको लेस देन 600 रैंक लाना है। अगर आपका रैंक 600 से कम है तो आपको टॉप 3 कॉलेजेस मिल जाएंगे, 600 ओके। के बाद। सर, और नाइपर के लिए क्या पढ़ना है एडिशनल, जो भी हाँ आपका जीपेट के लिए पढ़ा है वो तो एज इट इज रिवाइज करना है आपको। इन एडिशन नाइपर को अगर करना है तो नाइपर के प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत सारी जगह पे अवेलेबल है, फ्री में भी और टेस्ट सीरीज भी चल रहे हैं, वो रिवाइज कर सकते हो आप। उसके बाद में जो नाइपर का थ्रस्ट एरियाज होता है, जैसे रिसर्च जहाँ पे चलता है, ट्यूबरक्लोसिस का रिसर्च चलता है, लेशमियासिस का रिसर्च चलता है, नैनो पार्टिकल का रिसर्च चलता है, उसके ऊपर आपको वो थोड़ा सा टारगेट करना पड़ेगा। और रेगुलेटरी का नाइपर में जितने ब्रांचेस है उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आएगा। रेगुलेटरी एजेंसी पता होना चाहिए आपको कौन से इसका क्या है, नया ड्रग कौन सा आपको हो हाँ चुका है, नया वैक्सीन कौन सा मिला है, किस कंपनी ने बनाया है, ये कुछ। देखो नाइपर में 90% जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस के ऊपर रहेंगे, टेक्निकल हाँ सिलेबस। जो 10% क्वेश्चन रहते हैं वो नॉन टेक्निकल रहते हैं, जैसे आपका एप्टीट्यूड हो गया या फार्मा करंट अफेयर हो। तो हाँ एप्टीट्यूड बहुत सारे बच्चे मुझे वही पूछते हैं, सर नाइपर का क्या करना है एप्टीट्यूड का। अरे पूरा हाँ पेपर थोड़ी एप्टीट्यूड का है। 10% पेपर जो है वो एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड आपका फार्मा करंट अफेयर। वो छोड़ दो 10%, कोई दिक्कत नहीं, 90% तो कर लो ना। कर ले। जो आपको यूज टू है, जो आपको मालूम है, सिलेबस मालूम है, जो आपको पढ़ाया गया है वो करो ना। आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करो। जो वीकनेस है, ठीक है, हाँ ऑब्वियसली बहुत सारे लोग एमपीएससी यूपीएससी का हाँ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, एमपीएससी या फिर कोई स्टेट पब्लिक सर्विस, उसमें उनका होता है कि एप्टीट्यूड हो गए, वो भी उस टाइम पे कर सकते हो। एप्टीट्यूड भी इतना बहुत हार्ड नहीं रहता, वो इजी होता है वो, ठीक है। और लेकिन वो 10% रहता है, ज्यादा फोकस आपको टेक्निकल सिलेबस के ऊपर ये करना है। फार्माकरण आप फिर ऐसे ही चलते चलते यूट्यूब पे कुछ मिल जाएगा आपको, या फिर न्यूज पेपर मिल जाएगा, या फिर देखो होता है ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविशील्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ कोविशील्ड, हाँ सबको मालूम होगा कोविशील्ड किसने बनाया, कौन है, सीरम, ठीक है, सीरम सीरम इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट। मालूम होता है कि अभी लेकिन वो क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि अभी अभी नया आया था कि एक नॉस्ट्रिल्स में नजल ड्रॉप बोल के एज अच्छा। ठीक है, तो वो किसने बनाया, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, ओके। है ना। तो नॉस्ट्रिल, तो जो भी करंट में चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, या फिर जैसे म्यूकोरमाइकोसिस था अभी, हाँ है ना, म्यूकोरमाइकोसिस, तो उससे पूछेंगे कि म्यूकोरमाइकोसिस का कौन करता है, उसका कॉज डिवीजन क्या है। या फिर पॉजिटिव। आपको पूछेंगे कि ड्रग ऑफ चॉइस इन म्यूकोरमाइकोसिस, तो ऐसा पूछेंगे। तो वो इतना सिंपल है, आपने सब आपके आँख के नीचे गया है। आपने देखा होगा एम्पोटेरिसिन बी का इंजेक्शन नहीं मिलता, लाइपोसोमल, हाँ सुना बहुत। होगा लिपोसोमल एम्पोटेरिसिन बी, दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन म्यूकोरमाइकोसिस। राइट। ऐसा, तो ऐसे करके पढ़ना है आपको नाइपर में, ठीक है। तो नाइपर में आपको क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है, और ये, और सबसे एक फॉर्मूला आता है, 2-3 बुक का नाम बोलता हूँ, वो बुक अगर पढ़ ले नाइपर हो जाए। ओके। सबसे ग्रेट। सबसे पहले नाइपर में आपका लेकमन तो आपको बाय हार्ट याद ही होना चाहिए, ब्लैक। ठीक है। हाँ, रेमिंगटन का 2 वॉल्यूम आता है, रेमिंगटन, हाँ हाँ हाँ। रेमिंगटन बोल के, वो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कवर होते हैं। ओके। अकेला रेमिंगटन पढ़ लिया ना 2 वॉल्यूम, इतने क्वेश्चन कवर होते हैं नाइपर में, बहुत सारे। और बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है नाइपर के लिए, जीपैट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है बायोटेक्नोलॉजी। नहीं। इसमें से एक आध क्वेश्चन बायोटेक का आता है आपको जीपैट में, बट नाइपर में कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपको बायोटेक के मिल बायोटिक। जाएंगे, 10 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट है। बाकी बाकी तो जो जीपैट के लिए जैसे पढ़ा है वैसे ही फार्माकोलॉजी वगैरह, ओके। केमिस्ट्री नाइपर में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। केमिस्ट्री। ओके। सो व्यूअर्स, एज आपने देखा कि सर ने बोला कि आपको जो 90% ऑफ द फार्मा पोर्शन है जो जीपैट का है उस पे ज्यादा फोकस करना है एंड अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आपने जीपैट इतनी बार क्वालिफाई किया है एंड मेनी स्टूडेंट्स गेट डिस्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दिस जर्नी। आपने बोला कि फर्स्ट ईयर से ही कुछ लोग एडवाइस करते हैं पढ़ने, बट आपने बोला कि फर्स्ट ईयर में पहले समझना है, सेकेंड ईयर में स्ट्रेंथ्स वीकनेस देखनी है। सो आप ने अपने डिस्ट्रैक्शंस कैसे अवॉइड किए? बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, एक्चुअली ये क्या है, एक्चुअली हमारे टाइम पे तो सोशल मीडिया था ही नहीं, तो हमारे ओके। टाइम पे मोबाइल ही था ना। जब हम पढ़ते थे तो मोबाइल नहीं था हमारे टाइम पे, एक नोकिया का मोबाइल आता था, नोकिया का, जिसके ऊपर सिर्फ नंबर्स रहते थे, और उसके अच्छा। ऊपर सिर्फ उसमें
मल्टीमीडिया तो कुछ सवाल ही नहीं था, मल्टीमीडिया था ही नहीं। उसमें सिर्फ वो जो रिंगटोन है वो था, हाँ वही हम बोर हो गए थे तो वही सुनते थे। तो अभी क्या है कि अभी सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, रील्स है, नया एक एडिक्शन आ गया है। तो पहले हाँ हमारे टाइम पे लोगों को एडिक्शन क्या था, कि लोगों को एडिक्शन था कि ड्रिंकिंग का एडिक्शन या स्मोकिंग का एडिक्शन था। ठीक है, लिमिटेड एडिक्शन थे हमारे टाइम पे, है ना। आजकल एक नया एडिक्शन आ गया, रील्स देखना। एक बार रील देखने हाँ, बैठोगे ना आप, तो 2-2 घंटे आप रील छोड़ोगे स्क्रॉल नहीं। करते रहे। हाँ, तो वो एक नया एडिक्शन है, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करना है आपको, डिस्ट्रैक्शन। ठीक है। और जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया था जीपैट 2011 में, तो वो ऐसा कोई प्लान करके नहीं किया था, या फिर ऐसा कोई क्लासेस नहीं था, या फिर ऐसा कोई जीपैट एग्जाम है मुझे देना है, मुझे क्वालिफाई, ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था। इवन जीपैट जब एग्जाम का फॉर्म निकला था, फॉर्म का लास्ट डेट था, उसके पहले 4-5 दिन पहले हमको मालूम हो गया कि जीपैट एग्जाम रहता है, और अगर वो क्वालिफाई हो गए तो मास्टर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो, स्टाइपेंड मिल जाएगा। ठीक है। हाँ तो हमारे सीनियर लोगों ने बोला, जाके हमारे सीनियर का भी किसी का क्वालिफाई नहीं हुआ था, उन्होंने सिर्फ हमको बोला था कि ऐसे ऐसे एग्जाम है, हम देख के आए, देते हैं। तो अगर वो कर देंगे, अभी डेट है 4-5 दिन, फॉर्म भरो, हो गए आप क्वालिफाई तो हो गए। तो वैसे ही बस हमारा बेसिक क्लियर था, डिप्लोमा फार्मेसी किया था, बेसिक क्लियर था। जब डिप्लोमा फार्मेसी जब चल रहा था, उस टाइम पे ही हमने लैकमन पढ़ा। हाँ, मतलब उस टाइम से हम लैकमन लेके रखे थे, समझता कुछ नहीं था लेकिन लेके रखा था, ठीक जितना है। जो पढ़ रहे उतना कर लेता। जैसे साधुकर भंडार, वो बुक मैंने डिप्लोमा, जब से डिप्लोमा में था सेकंड ईयर में, तब से ही मेरे पास था। हाँ, वो पढ़ता था, मैं पूरा सब्सक्राइब पढ़ रहा था, डिप्लोमा से ही पढ़ा। बायोकेमिस्ट्री बाय सत्यनारायण, अब ये बुक डिप्लोमा से ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है, डिप्लोमा से ही, डिप्लोमा डिप्लोमा में जब थे तभी ये पूरा बुक्स लेके उसमें से पढ़। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमको एक यूज तो हो गए थे हम, और नॉलेज, और हमको जो टीचर्स थे वो टीचर्स इतने बढ़िया थे। अभी वो टीचर एक भी नहीं है, मतलब एज अ वर्किंग नहीं है, वो सब रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो उन्होंने जो पढ़ाया, उन्होंने जो कंसेप्चुअली पढ़ाया था, वो कंसेप्ट हमको आज भी है, आज भी आते हैं कि एड्रेनलिन क्या करने वाला है। नींद में भी पूछेंगे तो हमको मालूम होता है कि मालूम। एड्रेनलिन क्या करने वाला है। क्यों? क्यों कंसेप्चुअली बोला था हमको। कंसेप्चुअली पढ़ो, बेसिक क्लियर करो। हमने सिर्फ, मैंने फर्स्ट टाइम जेपैट क्वालिफाई किया था विदाउट एनी स्टडी, विदाउट क्लासेस, बस अपने बेसिक को। हम्म, और उस टाइम पे मैंने सिर्फ 3 सब्जेक्ट के ऊपर क्वालिफाई किया था, 3 या 4 मैक्सिमम। जो अपना फार्मास्यूटिक्स होता है, हाँ। फार्माकोलॉजी होता है, एंडोफिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जो मेरे अच्छे थे, उसके ऊपर केमिस्ट्री मेरा अच्छा नहीं था। हम्म। मतलब अभी भी नहीं है केमिस्ट्री मेरा अच्छा, लेकिन अभी मैं पढ़ाना चालू करने वाला हूँ केमिस्ट्री का, क्योंकि ओके। केमिस्ट्री गेन करूंगा मैं। तो उसके बेसिस पे हमने क्वालिफाई किया। तो आपको बेसिक, अभी क्या है, आजकल बहुत नॉइज है कि आपको बोल रहे हैं कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, क्लास करना है। हाँ तो आप इसलिए आपको मालूम होगा ये सब कुछ। डिस्ट्रक्शन आपको अवॉइड करना पड़ेगा, डिस्ट्रक्शन खुद ही अवॉइड करना। ये डिसाइड करके ले लो कि व्हाट्सएप में मैक्सिमम 30 मिनट्स तक देखूंगा, व्हाट्सएप एग्जैक्टली। मैक्सिमम 50 मिनट्स तक देखूंगा। ठीक है, फेसबुक में मैक्सिमम 10 मिनट्स, 20 मिनट्स। क्योंकि देखो, सोशल मीडिया देख के क्या होने वाला है, आपने आपके रिलेटिव का पोस्ट देखा कि इसकी शादी है, उससे आपको फायदा क्या है? नहीं, कुछ भी आपको फायदा क्या है उससे? आपने कोई रील देख लिया, उसको तो नहीं। निकल पड़ा, उसका व्यूज बढ़ जाएंगे, उसको पैसा मिलेगा, वो अलग बात है। आपका क्या है? आपको क्या हम्म। मिलेगा? तो ऐसा डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो आप। सोशल मीडिया के ऊपर मैक्सिमम हाफ एन आवर बहुत हो गया। वैसे यूज ही नहीं करना है उसको, लेकिन कर सकते हो आप, कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। राइट। ठीक है, हाफ एन आवर, बाकी छोड़ दो भाई। सो यू हैव एज टू अवॉइड। व्यूअर्स, ओके, सो एज व्यूअर्स आप लोगों ने देखा, सर हैज स्ट्रिक्टली टोल्ड के डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है एंड सिर्फ थोड़ा टाइम वहां पे स्पेंड करना है, बाकी फोकस अपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे करना है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन के हाउ मेनी आवर्स टू स्टडीज, यूजुअली जब स्टूडेंट्स जीपैट या नाइपर पढ़ते हैं तो उन्हें एक डाउट रहता है कि कितने घंटे पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कोई स्केड्यूल, तो एनी प्लानर जो आप यस, सजेस्ट कर सकते हैं 6 बजे उठना और समथिंग लाइक दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जाम। आप आईएएस का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना हाँ। है। आईएएस वाले भी जो प्रिपरेशन करते हैं नॉर्मली, वो भी 6 घंटे से ज्यादा पढ़ नहीं सकते। अगर 6 घंटे से ज्यादा आप पढ़ेंगे ना, तो आपको याद कुछ नहीं रहेगा, आपको कंफ्यूज हो जाएगा। तो 6 आवर मैक्सिमम टाइम है आपका, 6 आवर, 6 आवर पढ़ना है। ठीक है, तो आप आईएएस का नहीं प्रिपरेशन करो, जीपेट करो। तो जीपेट के लिए मैक्सिमम 2 आवर्स, 3 आवर्स,
मैक्सिमम 3 आवर्स, Okay. दैट इज मोर देन यार। बट वो 3 आवर्स क्या है कि वो क्वालिटी होना चाहिए, वो 2 आवर्स क्वालिटी होना चाहिए। आप 1 आवर पढ़ लो डजेंट मैटर, 2 आवर्स पढ़ लो डजेंट मैटर, 3 आवर्स पढ़ लो डजेंट मैटर, लेकिन वो क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी क्या है कि 1 आवर पढ़ना है ना, तो उसमें पिन ड्रॉप, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना। 2 आवर्स पढ़ना है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो मॉर्निंग में क्या होता है, मॉर्निंग में 5 to 7 AM, 5 to 8 AM, दैट इज आइडियल टाइम। उसमें उस टाइम पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। नहीं। नहीं तो क्या होता है, आप पढ़ने बैठे हो, वहां पे पढ़ाई चल रहा है आपका, हॉल से आवाज आ रहा है कपिल शर्मा शो, वहां पे जो पढ़ा आपका पूरा ध्यान वहां पे है। वही तो। या फिर आप पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हो, आपकी छोटी बहन छोटा भाई जो भी वो आएगा, वो वहां पे मोबाइल पे कच्चा बदम हो, हाँ। कच्चा बदम का साउंड सुन के आपको उधर डिस्ट्रैक्शन हो, ठीक है। ट्रू। तो या फिर आपका कोई मम्मी खाना बना रही, वहां पे कोई बर्तन गिरेगा, चमचा गिरेगा, उसका साउंड आए, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आइडियल टाइम सुबह 5 to 7 AM, 5 to 8 AM, दैट इज 2 और 3 आवर्स स्टडी इज ना, ठीक है। लोग बहुत सारे इंटरव्यू में देखा अपना अपने कि मैं 8 घंटे पढ़ता, 10 घंटे पढ़ता, हाँ। वो सब मोस्ट ऑफ दैट दोज वीडियोस आर फेक। वो झूठ बोल रहे हैं। 8 घंटे कैसे पढ़ेंगे आप? बोलो मुझे 8 घंटे टाइम शेड्यूल बोलो, कैसे पढ़ेंगे? आप दिन भर कॉलेज कर रहे हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो, उसके बाद में आप थक जाते हो, खाना भी खाना है, आपका खुद का बाथरूम वगैरह ये भी करना है, रेस्ट भी सब कर। कैलकुलेट करके किया ना, तो हार्डली आपको 4 आवर्स मिलेंगे स्टडी करने के। कितना? 4 आवर्स। फोर देखो ना, आवर आप कॉलेज कितना होता है? हमारा कॉलेज में 9 to 5। हाँ 9 to 5, तो आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। कॉलेज में लेक्चर करना है, प्रैक्टिकल करना है ना। 9 के बाद घर पे आने के लिए कितना टाइम लगता है? 1 घंटा तो लगता है। घर पे एक अगर ना, घंटा हाँ, तो 1 घंटा उसमें गया। घर पे आने के बाद इतना सब करने के बाद आपको क्या है, पढ़ाई का मन नहीं करेंगे, आप रेस्ट करोगे 1 घंटा, कुछ टीवी देखोगे, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम 3 या 4 आवर्स मिल जाते हैं स्टडी करने, तो आप 8 घंटे कैसे कर सकते? एग्जैक्टली। पूरा नाइट अगर आपने स्टडी किया, तो फिर आपको दूसरे दिन प्रॉब्लम हो जाएगा। आप कॉलेज में जा नहीं सकते, आप वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। तो 2 आवर्स स्टडी इज मोर इनफ। ओके, 2 आवर्स 3 आवर्स इज इनफ। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। जब हॉलीडेज आते हैं तो कितने एमसीक्यू सॉल्व करे, या कोई साइट्स वगैरह, या कोई सेल्फ स्टडी नोट्स खुद बनाए उस हॉलीडे में, तो वो हॉलीडे में टाइम वेस्ट हो जाता है लोगों को, वो कैसे यूटिलाइज करे? सबसे पहले मैं बोलता हूँ नोट्स कैसे बनाना है। तो हाँ। नोट्स बनाने का तरीका बहुत सिंपल होता है। आप सेमेस्टर में, जैसे मान लीजिए सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो, आपको पढ़ रहा है क्या कि एंटासिड्स, मतलब, या फिर आपको बफर्स पढ़ रहे हैं, बफर्स, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बफर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे बफर का डेफिनेशन लिख लिया, वहाँ पे पढ़ा है आपको बफर क्या होता है, हाँ। एग्जाम्पल लिख ली, कैसे वर्किंग करता है बफर्स, कौन से है। तो उस टाइम पे बोलता है कि बॉडी में कौन से बफर्स है, ठीक है? तो वही आप शॉर्ट में लिख के लो, साइड में एक नोटबुक अलग से करो कीपैड का। जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हो के लिए, उसी टाइम पे जितने भी रेफरेंस बुक है, जो आप मान लीजिए आप सेकंड ईयर में केमिस्ट्री पढ़ते हो, मान लीजिए आप सेकंड ईयर में बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है। बाय। बायोकेमिस्ट्री के लिए बुक मिलता है आपका सत्यनारायण, तो आपका एक चैप्टर पढ़ा रहेगा आज। आप अभी आपका कॉलेज में चल रहा है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट का लिख लो वहाँ पे, बायोकेमिस्ट्री कार्बोहाइड्रेट, और उसमें का जो जो मेन है वो लिख लो। जैसे क्लासिफिकेशन लिखा है, उसका हाँ। एग्जाम्पल है, वो लिख लो। ये ठीक है, एग्जैक्ट। सेकर सुक्रोज क्या है, ग्लूकोज, तो लिख लो। उसके ऊपर क्वेश्चन आया था, इनवर्ट शुगर, जीपैट हाँ। 2023। सुक्रो। अभी क्वेश्चन आया था, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, इनवर्ट शुगर, इसके ऊपर इन्वर्ट। क्वेश्चन आया है ना। हाँ। तो लिख लो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसका एनोमर्स क्या है, ह्यूमरस क्या है, एनोमर्स ह्यूमरस। तो साइड बाय साइड लिखना है आपको, उसी टाइम पे जीपैट का नोट्स निकालना है। ये जो चार्ट मिला आपको, नहीं समझ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चार्ट मिला है आपको, बुक में एक चार्ट है, कौन सा, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, चार्ट दिया है उसको, अच्छा। सत्यनारायण, वो चार्ट लिख लो, उसके ऊपर 4 बार क्वेश्चन आ चुका दैट्स है। ग्रेट। ऐसा कर करके आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। बहुत सारा नोट्स बनाना, मतलब बच्चों को पता नहीं कि सर ये आपका बुक 900 पन्ने का है, 900 पन्ने का नोट्स थोड़ी बना सकते हो आप एक दिन में। तो मैंने एक दिन में थोड़ी बनाया, हाँ। मैंने एग्जैक्टली। एक चैप्टर लेके ही देखा ना। एक दिन में मैंने क्या डिसाइड किया कि नहीं, आज मुझे 2 चैप्टर के नोट्स, तो 2 बट चैप्टर लेट के मी नोट्स टेल द व्यूअर्स जो देख रहे हैं, सर की जो बुक है भले ही 900 पेजेस की हो, बट मैंने खुद पढ़ी है वो पर्सनली। उसमें इतने अच्छे से, अब साइज रिडक्शन तो उसमें टेबल दिया है कि ये मशीन है, ये उसका प्रिंसिपल है, ये मटेरियल्स एप्लीकेशन है, तो वो इजीली समझ जाता है। तो वो 900 पेजेस पे मत जाओ, वो क्वालिटी देखो कि बुक में कितने अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब करी है चीजें। सो ये एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। यस सर, कंटिन्यू।
आप ऐसे नोट्स बना सकते हो, जिस टाइम पे आप पढ़ रहे हो उसी टाइम पे टेबल है, वैल्यू है, कोई बोल्ड कंटेंट है, कोई आइसोमर है, कोई पर्टिकुलर कुछ लिखा है, वो लिख लो उस टाइम पे। ऐसे एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर के साथ में आपके दो चार नोटबुक तो जीपैड के रेडी हो जाएंगे। लेकिन राइट। आप क्या करते हो, कुछ करते ही नहीं हो, सिर्फ बोलते हो कि जीपैड करना है करना है करना है बस। और क्लासेस वैसा नहीं चलेगा। और क्वेश्चन कितना सॉल्व करना है उसका भी एक होता है कि हाँ आपने यूट्यूब पे देखा होगा। यूट्यूब पे तो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे आपको, अगर करना है जीपीएट कोई करे तो करो 200 क्वेश्चन सॉल्व, करना है करो हाँ तो करो 150 क्वेश्चन सॉल्व। फिर वो मैराथन भागो, फिर अर्जुना, युधिष्ठिर, द्रौपदी सब कुछ आएंगे, महाभारत के सब कैरेक्टर लेके आएंगे जीपैट में। अरे यार जीपैट कर रहे हो, महाभारत नहीं कर रहे हो। फिर या फिर बैटल ग्राउंड, ऐसे वर्ड यूज करेंगे कि आपको वीडियो देखना है, ऐसे वर्ड यूज करेंगे। बैटल ग्राउंड मतलब जीपैट एग्जाम देना है या फिर लड़ने जाना है। बैटल ग्राउंड का क्या होता है, फिर वो फिर तलवारें हो गए। तो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन कितने सॉल्व करना है, हार्डली क्वेश्चन सॉल्व करो, दो या दो से लेके पांच तक बस। ओनली 5 क्वेश्चंस इफ यू कैन सॉल्व, दैट इज अ मोर देन इनफ, बिलीव मी। अगर आप, मैं जो तरीका बोल रहा हूँ उससे अगर आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ना, तो आज का आपका रैंक 1 आएगा, ये मैं आज लिख के दे रहा हूँ। 5 क्वेश्चन आप भी 5 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते, आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं तो पूरा एक दिन में एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकता हूँ। क्योंकि एक क्वेश्चन से ही एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेंगे आपको। हाँ ये 4 ऑप्शन अलग अलग रहेंगे, हाँ है ना। 4 ऑप्शन अलग अलग रहेंगे, तो हर एक ऑप्शन के बारे में डिटेल में पढ़ो। हर एक ऑप्शन जो लिया है, जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन है पैरास्टामोल। पैरास्टामोल क्या है, उसका क्लास क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका एडोसिटी है, एडोसिटी कब है, डोज कौन सा है, एडोसिटी हो हाँ। गया, टॉक्सिटी हो गया, तो उसका एंटीडोट क्या है, ये पूरा पैरास्टामोल के ऊपर ही पढ़ो। एक तो ऐसे 4 ऑप्शन है ना, तो 4 ऑप्शन में पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए आपको पूरा दिन लग सकता है। हाँ चार ही बराबर। ऑप्शन को पूरा पढ़ लो, तो एक क्वेश्चन एक दिन में करो सॉल्व, बस हो गए। लेकिन डिटेल में करो, ठीक है। हम्म। तो ऐसा अगर आप 5 क्वेश्चन अगर कर सकते हो डिटेल में, जो मुझे भी नहीं होता, मैं भी नहीं कर सकता 5 क्वेश्चन सॉल्व डिटेल में। तो ऐसा डिटेल में अगर करेंगे तो आपको क्या जरूरत है 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की, देयर इज नो नीड, जस्ट सॉल्व 5 क्वेश्चन पर डे, दैट इज इनफ, मोर देन। 5 क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा हो। सो व्यूअर्स एंड लर्नर्स, जैसा आपने सर ने देखा कि जो लोग सजेस्ट करते हैं कि 200 एमसीक्यू वगैरह नहीं, आप एक या 5 करो, लेकिन वो एक के जो एमसीक्यू आप कर रहे हो वो इतने डिटेल में पढ़ो, उसके सारे ऑप्शंस देखो, और उससे पॉसिबल क्वेश्चंस क्या बन सकते हो, तो आप एक क्वेश्चन से मल्टीपल चीजें सॉल्व कर पा रहे एक ही क्वेश्चन से 10 पॉसिबल क्वेश्चन बनते हो। हैं, एग्जैक्टली, एक तो ही ये ऑप्शन बहुत में अच्छी बहुत सारे स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन होते हैं। सो आई होप व्यूअर्स आप सबको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ होगा इस सेशन से। आई वुड फर्स्टली लाइक टू थैंक अगेन सचिन सर फॉर डिवोटिंग हिज प्रेशियस टाइम। आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ड्रॉप कर दीजिएगा, सर पूरी ट्राई करेंगे उन्हें आंसर करने की। एंड एडिशनली मैं आप सबको बताना चाहूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर का इंस्टाग्राम पेज और सर का यूट्यूब चैनल भी है, वो उसकी लिंक्स भी अटैच कर रहा हूँ। सो प्लीज आप लोग जरूर जाके एक बार उस चैनल को देखिए और वहां से नॉलेज गेन करें। एंड बहुत अच्छे से सर ने हर चीज का एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें। सो जो लोग स्टूडेंट्स फ्री में पढ़ना चाहते हैं, उन्हें कॉन्सेप्ट समझना है, तो सर का चैनल वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन टू गो थ्रू। सो थैंक यू सो मच सर। आप कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? थैंक यू, थैंक यू। बस इतना ही कहना है कि जब तक आप खुद से नहीं कर सकते, होगा कुछ नहीं। आपको रेडीमेड थिंग्स ज्यादा यूजफुल नहीं रहता है। एंड अगर आप, इफ यू आर नॉट रेडी टू स्टडी एटलीस्ट 3-4 hours टुडे व्हेन यू आर अ स्टूडेंट, देन बी रेडी टू वर्क लाइक अ डोंकी वर्क हम्म। फॉर 6 to 12 hours इन फ्यूचर। 6 घंटा पढ़ना है आपको, नहीं पढ़ना है तो बाद में आपको 12 घंटा, फिर 18 घंटा गधा मजदूरी कर। गधे की तरह काम करने के लिए तैयार हो। वही राइट। है, सब कुछ नहीं। So thank you so much sir for the motivation. So we'll end today's session. Thank you so much viewers. स्टूडेंट हैव टू डिसाइड देयर ओन। तो स्टूडेंट को अपना खुद का ही स्ट्रेटजी उसको डेवलप करना पड़ेगा। सो यू दे हैव टू डिसाइड, उनको डिसाइड करना पड़ेगा वेदर दे हैव टू prepare for GPAT, prepare for NIPER. Why they have to prepare for GPAT? Why they have to prepare for NIPER? So जो होता है ना कि आप अगर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो, तो फर्स्ट ईयर में ही आपको, फर्स्ट ईयर में क्या करना चाहिए आपने कि फर्स्ट ईयर में आपने यू शुड बी यूज्ड टू विद द सिस्टम। आपने फर्स्ट ईयर में कॉलेज में एडमिशन लेना है और आपको सिस्टम समझ में आना है बस। आपका जो भी है सिस्टम, जैसे कॉलेज का रूटीन क्या होता है, एग्जाम्स कितने होते हैं, सेमेस्टर क्या होता है, सिस्टम क्या होता है,
तो फर्स्ट ईयर में सिर्फ आपको यूज टू बनना है, सिस्टम जो चल रहा है आपका, जो भी फार्मेसी कॉलेज में आपको कॉलेज के साथ यूज टू होना है, आपको फ्रेंड्स बनाने हैं, या फिर आपको हाँ, वो सिस्टम जो है उसके साथ में यूज टू होना है, बस आपको खुद के उसमें डाल लेना है वो सिस्टम। एक बार आप सिस्टम से यूज टू हो गए, अब सेकंड ईयर में जब जाओगे आप, तो सेकंड ईयर में आपका प्लान करना है आपको सेकंड ईयर में। तो यू हैव टू प्लान इन द सेकंड ईयर, यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू टारगेट। ओके, आपका टारगेट सेकंड ईयर में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, वेदर यू वांट टू गो फॉर जीपैट, वेदर यू वांट टू गो फॉर नाइपर, वेदर यू वांट टू डू सम बिजनेस, और वेदर यू वांट टू गो स्टडी, वेदर यू वांट टू डू योर स्टडी फ्रॉम अब्रॉड। तो यू हैव टू डिसाइड, आप सेकंड ईयर में हो, आपको प्रॉपरली डिसाइड करना पड़ेगा आपको करना क्या है। अगर आपको जीपैट करना है, नाइपर करना है, तो उसके उसकी दिशा में ही आपको प्रयास करना पड़ेगा। एंड once you decided your goal, you have to decide your target, you have to decide your goal in the second year itself। तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर, बहुत सारे क्लासेस वाले हैं कि जो बोलेंगे आपको फर्स्ट ईयर से आपको जीपैट करना चाहिए, तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। फर्स्ट ईयर में ही जीपैट नहीं करना है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि 6-7 महीने तो आपको यूज टू होने में ही जाएंगे कि आपके कॉलेज में टीचर का नाम भी मालूम वो होना चाहिए आपको, हाँ, ये टीचर कह रहे हैं हमको। कि इसके लिए टाइम लगता है, कम से कम आपको 6-7 महीने इसके लिए लग जाएंगे कि यार मेरे फ्रेंड्स है, कॉलेज जाना है, सेशनल क्या होता है, प्रैक्टिकल कब होता है, लैब कौन सा कहाँ पे है, ये आपको मालूम होने में ही 6 महीने लगेंगे। तो फर्स्ट ईयर में ये आपको प्रिपरेशन नहीं करना है, तो सेकंड ईयर में आपको डिसाइड करना पड़ेगा टारगेट, आपको करना क्या है। अगर यू वांट टू गो फॉर मार्केटिंग, जैसे होता है कि आप सेकंड ईयर में डिसाइड करना है कि बहुत सारे फिक्स है, जैसे आपको मार्केटिंग में जाना है, या फिर आपको एम करना है, या फिर आपको अब्रॉड में स्टडी के लिए जाना है, या फिर आपको मैनेजमेंट करना है, ठीक है, या फिर आपको बिजनेस चालू करना है। तो कोई भी एक ये इसमें से कोई भी आपका एक टारगेट हो सकता है। सपोज आपका एक टारगेट है जीपैट नाइपर करना, ठीक है, तो पहले ये आप डिसाइड करो सेकंड ईयर में कि आपको करना ही करना है, जीपैट नाइपर करना है, एमएस करना है, नाइपर से करना है। बाद में फ्यूचर प्लान जो भी है, पहले डिसाइड करो आपको करना क्या है सेकंड ईयर में। एंड वंस यू डिसाइडेड दैट, सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। आपने ये डिसाइड किया कि मुझे जीपैट नाइपर करना है, तो उसके ऊपर वर्क चालू करो कि ये क्या होता है, स्टडी कैसे करना है, स्ट्रेटजी क्या है, आपका प्लस पॉइंट्स क्या है। कि आपको होता है ना, कुछ कुछ सब्जेक्ट आपको इजी होते हैं, तो आपको राइट डाउन करो कि ये सब्जेक्ट मुझे इजी है समझने में, ये सब्जेक्ट मुझे हार्ड है। तो जो हार्ड है आपको उसके ऊपर वर्क करो, ठीक है? तो जो आपका प्लस पॉइंट्स है, जो आपका एडवांटेजेस है, जो आपका मेरिट्स है, ठीक है, वो तो आपको अच्छा आएगा। बट जो आपका डिसएडवांटेज है, जो आपका डिमेरिट्स है, जो आपका हार्ड जाता है, उसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म, आपका अगर टारगेट है मार्केटिंग में जाना है, आपका मार्केटिंग में जाना टारगेट है, आपको उतना फ्लुएंसी नहीं है, आप right, बात नहीं कर सकते सामने वाले से अच्छे, तो कैसे जाओगे मार्केटिंग में। तो नहीं, मार्केटिंग में जाना है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना, आपको नॉलेज भी होना चाहिए, प्लस आपको सामने वालों को कन्विंस करना आना चाहिए yes, कि why you have to buy this product, why you have to purchase this you should product, buy my, why you should purchase my product, so you should make convince to them। तो आपके लिए इसमें क्या है, कम्युनिकेशन स्किल रहेगा, आपको इसमें लैंग्वेज रहेगा, आपको इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट रहेगा, आपका पूरा मतलब सेटअप होता है कि ये सेटअप चाहिए वो। तो ये सेटअप आपका प्लस पॉइंट नहीं है, उसको उसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। आपका अगर ड्रॉबैक है कि यू कैन नॉट स्पीक फ्लुएंटली, यू कैन नॉट प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ प्रेजेंट योरसेल्फ सेल्स right, एजेंट और मार्केटिंग एजेंट, तो आपको उस दिशा में आपको डेवलप करना पड़ेगा। right, Okay, so decide your target in a second year, and write, note your plus points, your minus points, advantages, disadvantages, and work on it. Okay, work on it so that you will get your target easily। ठीक है? right, आपको जो ड्रॉबैक्स है उसमें आपको वर्क करना पड़ेगा ताकि आप टारगेट के ऊपर मूव हो सके, नहीं तो right, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे फाइनली डिसाइड किया आपने कि जीपैट करना है, नाइपर करना है, तो व्हाट यू डू, तो आपको सबसे पहले की लेना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है उसका। तो hmm, व्हाट इज द सिलेबस, राइट। सिलेबस इज नथिंग बट द राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर, पूरा right, सिलेबस फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर। अभी ये सिलेबस डिवाइड करना है आपको कि फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट है आपको, सेकंड ईयर में जो सब्जेक्ट है, वो सेकंड ईयर में ही क्यों है। hmm, जैसे एनाटॉम फिजियोलॉजी, आपको कोई भी यूनिवर्सिटी में जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, या फिर आपका बाहर का भी यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर में मिलेगा, फिजिकल yes, फार्मेसी माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मिलेगा। क्यों, ये थर्ड ईयर फाइनल ईयर में क्यों है। मतलब पीसीआई ने जो सिलेबस दिया है वो क्या पागल थोड़ी है, उसका क्या सर फिर गया क्या कि नहीं, मतलब
फर्स्ट ईयर में क्यों रखा है? क्योंकि वहां पे वो बेसिक, तो आपको सिलेबस डिवाइड करना पड़ेगा कि बेसिक सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, अप्लाइड सब्जेक्ट कौन सा है, हम्म। एंड अदर सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो बेसिक सब्जेक्ट है आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी फिजिकल फार्मेसी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। So all these are the basic subject. They are there in a first year and second year syllabus. सेकेंड। So पहले उसको टारगेट करो. Okay, you have to decide. You have to divide your syllabus in parts. So what are the basic subject? What are the applied subject? So why pharmacology is there in a third year final year syllabus? Why biopharmaceutics is there in a final year syllabus? Why industrial pharmacy is there in a final year? Because they are applied subject. इंडस्ट्रियल फार्मेसी, बायोफार्मास्यूटिक्स, मेडिसिनल केमिस्ट्री, एनालिसिस, ये सब क्या है कि अप्लाइड अप्लाइड। सब्जेक्ट होते हैं। और अप्लाइड सब्जेक्ट क्या होता है कि अप्लाइड सब्जेक्ट बेस होता है। अप्लाइड सब्जेक्ट आर बेस्ड अपॉन द बेसिक सब्जेक्ट। तो जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सिलेबस है उसके बेसिस के ऊपर ही आपका थर्ड ईयर फाइनल ईयर का सिलेबस। अगर आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सिलेबस ही समझ में नहीं आया, थर्ड ईयर फाइनल ईयर का सिलेबस कहाँ समझ में आएगा? हाँ। कैसे आएगा? ठीक है। सो यू हैव टू क्लियर योर बेसिक्स फर्स्ट एंड देन यू हैव टू मूव फॉर अप्लाइड सब्जेक्ट, राइट। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो बेसिक है उसमें से भी क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अप्लाइड में से क्वेश्चन आएगा। बेसिक सब्जेक्ट में से भी क्वेश्चन आता है और उसका अभी अपना एक वेटेज होता है। एनटीए ने वेटेज दिया है ऑलरेडी, तो उसका भी अपना बायोकेमिस्ट्री का एक अपना वेटेज है कि 4 क्वेश्चन आपको आएंगे, 4 या 5 क्वेश्चन। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक वेटेज होता है कि उसमें जीपैट में आएगा आपको 3 क्वेश्चन, नाइपर में से ज्यादा आता है, नाइपर में क्वेश्चन वेटेज बढ़ जाता है, ठीक है। बढ़ता है। हर एक का अपना वेटेज होता है और वो तो वेटेज अपनी जगह है, लेकिन आपको अगर अप्लाइड सब्जेक्ट समझना है तो आपको बेसिक लिखना है, ठीक है। हर एक का सब्जेक्ट का रेफरेंस बुक होता है, रेफरेंस बुक कौन से यूज करना है वो भी है, उसको हाँ। भी ऊपर भी आप अलग से सीख सकते हैं, ठीक है। कौन से रेफरेंस बुक करना है, तो रेफरेंस बुक से ही स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं कि सर मुझे जीपैट करना है, मैंने जीपैट का बुक परचेज कर लिया है, फिर जीपैट का कोई किसी का स्टडी मटेरियल ले लिया, जीपैट हाँ। का डायरेक्टली, ऐसा नहीं होता है। सो यू हैव टू गेन नॉलेज, यू हैव टू रीड रेफरेंस बुक। अगर आप रेफरेंस बुक से पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगा, आपको समझ। देखो, आपको कोई भी कितना भी समझाए, जब तक आप खुद से पढ़ते नहीं हो, जब तक आप खुद से ट्रिक्स नहीं बनाते, जब तक आप खुद से समझ के नहीं पढ़ते, तो वो स्टडी वेस्ट है। मैंने कोई ट्रिक बनाया, आपको बोल दिया कि नहीं नहीं ये क्लासिफिकेशन ऐसे याद रखना कि ये हाँ। ट्रिक है। जैसे जैसे होता है कि कोई भी निमोनिक्स एक बना क्लास, हुआ है। जैसे मैंने बोला है कि एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स आपको याद रखना है। हम्म। तो हाउ टू रिमेम्बर, मैंने एक निमोनिक्स दे दिया आपको। क्या निमोनिक्स लिखा? ABCD मिटाओ। जो आपने ABCD लिखा है कैपिटल में ABCD, उसको मिटाओ। तो ये क्या है? एक्टिनोमाइसिन डी, ठीक है। बी क्या है? ब्लियोमाइसिन, ठीक है। सी क्या है? राइट। विटोमाइसिन सी, ठीक है। डी क्या है? टॉक्सोरोबिन। डाउलोरूबिसिन। डी क्या है? डॉक्सोरूबिसिन, है ना। तो ई क्या है? इपिरूबिसिन। तो मिटाओ क्या है? राइट। मिटोटोन, ठीक है। हाँ। ऐसा मैंने एक ट्रिक बनाया। तो मेरा ट्रिक आपको हर हर टाइम पे आपको याद नहीं रहेगा, मेरा हम्म। ट्रिक आपको हर टाइम पे काम नहीं करेगा। तो नहीं। आप खुद के ट्रिक बनाओ। खुद का क्या होता है कि खुद के लैंग्वेज में अगर आपने ट्रिक बनाया है छोटा सा, तो आपको वो फटाफट याद रहता है। तो आप खुद से ट्रिक बना सकते हो। ओके। दूसरे का ट्रिक्स आपको रेडीमेड ट्रिक्स काम नहीं आएगा। देखो, ऑब्वियसली रेडीमेड का भी एक अपना एक वजूद होता है, अपना एक इम्पोर्टेंस होता है ना। तो आपको लाइफ में पूरा मतलब पूरा बॉडी चलने के लिए आपको ग्लूकोज लगता है, ठीक है। लगता है, ग्लूकोज लगता है ना। विदाउट ग्लूकोज यू कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। बट ग्लूकोज लग रहा है बॉडी को, तो ऐसा नहीं कि 24 आवर्स ग्लूकोज ही खाओ या फिर 24 आवर्स आपको आईवी लगा के ही चलो, राइट। ऐसा नहीं होता है। ग्लूकोज कब है? एट एट द इमरजेंसी, जब आपके पास आप खा नहीं सकते हो कुछ, ठीक है। आपके पास में बॉडी में सीवियर एनर्जी का क्राइसिस हो गया, उस टाइम पे आपको इमरजेंसी में ग्लूकोज लगाना है। नहीं तो ऐसा थोड़ी है कि आप ग्लूकोज बॉडी बॉडी आपके पूरे ग्लूकोज के ऊपर चल रही है, तो पूरा ग्लूकोज ही लगा के चलो दिन भर, पता चला काम पे जा रहे हो वहां पे एक साइकिल वहां पे सलाइन फेंक। लगा, ऐसा थोड़ी चलेगा आपको, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि रीजन ये एग्जांपल क्यों दिया है कि रेडीमेड थिंग्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। कब रेडीमेड थिंग्स कब आपको हेल्प करेंगे? जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, लास्ट फेज में हो आप, हाँ। आपको 10-15 दिन है, आपको महीना है, 1 महीना है, आपने कुछ नहीं किया है, उस टाइम पे रेडीमेड थिंग्स आपको मदद करेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ रेडीमेड खा लिया तो आपको डायरिया हो जाएगा। विटामिन इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, तो पूरा दिन विटामिन खाओ, पूरा डायरिया हो जाएगा ना। विटामिन एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में इंपॉर्टेंट है, तो वो भी रेडीमेड नहीं।
आप खुद का रोटी खाओ, खुद का सब्जी खाओ, उसमें से बॉडी को एब्सॉर्प्शन करेगा बॉडी। हाँ उसमें बॉडी के लिए सिस्टम दिया है कि विटामिन को एब्सॉर्प्शन करने के लिए ग्लाइकोपेप्टाइड दिया है आपकी बॉडी में, है ना। आपके जीआईटी में एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स दिए हैं। हम्म उसका काम क्या है? अगर आप रेडीमेड ही दोगे तो उसका काम क्या है? फिर वो डाइजेस्ट करने का क्यों क्यों दिया है बॉडी में? आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया है, आपके पैंक्रियाज में जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स दिए क्यों दिए? जो आप रॉ खाना खा रहे हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो दिए। तो आपको उसका काम क्या है? अगर आपने रेडीमेड कुछ खा लिया, नहीं आपने बोला कि नहीं नहीं इस रामोन एसिड लगता है तो अमाइन एसिड का एक बॉटल ले लिया मेडिकल में से और वही पी लिया, उसका यूज नहीं रहेगा। ऑब्वियसली उसका यूज है अपनी जगह पे, जब आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, आप पूरा सिस्टम आपका कोलैप्स हो चुका है, उस टाइम पे ऑब्वियसली दैट इज रिक्वायर्ड। बट रेडीमेड थिंग्स आपको कम से कम यूज करना, ठीक है। और वो भी कब यूज करना है? एट द एंड ऑफ योर लास्ट फेज। लास्ट फेज। तो ऐसा है। तो अप्लाइड सब्जेक्ट्स जैसा होता है, आपको मैंने बोला है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, बायोफार्मास्यूटिक्स, मेडिसिनल केमिस्ट्री, एनालिसिस, all these are the applied subjects. And if you want to understand that, you have to go for basic subject. ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है आपका फार्माकोलॉजी, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द फार्माकोलॉजी, आपको बहुत सारी जगह पे बोलते हैं कि नहीं फार्माकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, बस चालू करो। तो फर्स्ट ईयर में आप और फाइनल ईयर में, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में फार्माकोलॉजी होता है, हाँ या फिर सेकंड ईयर में भी कुछ कुछ पार्ट है, ठीक है, सेकंड ईयर एट द फोर्थ इंट्रोडक्शन। सेमेस्टर। हाँ, तो अगर आपने फर्स्ट ईयर में ही फार्माकोलॉजी लेके बैठेंगे आप, तो आपको क्या समझ में आएगा? कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि टर्मिनोलॉजी समझेगा नहीं, आपको उसका बेसिक समझेगा नहीं। क्योंकि उसके रीजन है, क्योंकि फार्माकोलॉजी समझने के लिए आपको तीन सब्जेक्ट समझना चाहिए। सो 80% ऑफ योर फार्माकोलॉजी इज बेस्ड अपॉन एनाटॉमी फिजियोलॉजी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको क्लियर है, अगर पर्टिकुलर फिजियोलॉजी क्लियर है तो आपको वो प्रोसेस समझ में आएगा, और प्रोसेस समझ में आ गया तो डिसीज समझ में आएगा, ठीक है। हाँ पर्टिकुलर ये प्रोसेस है कि आपका एसिड है स्टमक में, तो एसिड कैसे बनता है? नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है एसिड बनने, ठीक है। तो एसिड ऐसे से बनता है जब आप कोई समोसा देखते हो, जब आप कोई खाने का आइटम ऑयली देखते हो, तो क्या, हाँ, तो क्या होता है? वो साइट, वो देखना, देखना मतलब क्या है? वो इनपुट है। जैसे अपन ने ना सीपीयू कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, माउस की थ्रू इनपुट देते हैं, कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये आपकी ब्रेन को इनपुट देता है कौन? आपका आइज। वो देखा है समोसा देखा है तो आइज इनपुट देगा ब्रेन को, तो ब्रेन क्या करेगा? आउटपुट देगा किसको? टारगेट ऑर्गन। ऑर्गन कौन सा है? टारगेट स्टमक, क्योंकि वही तो काम है उसका। किचन एरिया कौन सा है? आपका स्टमक, वो डाइजेस्ट करने वाला है ultimate। तो स्टमक को वो मैसेज देता है कि देखो भाई अभी खाना बना है, खाना बना है, देखा है मैंने, ठीक है। तो वो बोलता है, नोज बोलता है, फिर नोज मैं क्यों पीछे रहे, वो मैं भी कुछ देता हूँ इनको, तो वो भी क्या करता है? स्मेल करता है। जो स्मेल आता है वो स्मेल ब्रेन को सिग्नल करता है, ब्रेन अपने स्टमक को सिग्नल करता है क्या, कि अभी मैं दोनों जगह से मेरे को इनपुट मिला है कि खाना देख भी लिया है इसने और खाने का सूंघ भी और लिया है। खाने को स्मेल भी कर। हाँ, स्मेल भी किया है। और कभी कभी क्या होता है कि आप टेस्ट भी कर लेते हो थोड़ा बाइट, हाँ तो वो वहां से भी इनपुट जाता है कि नहीं यहाँ से भी इनपुट आया है, तो अभी क्या करो? ये अभी खाने वाला है, ब्रेन को समझता है कि ये खाने वाला है अभी। हम्म। उसने देखा है, उसने सूंघा है, उसने टेस्ट किया है थोड़ा सा, टेस्ट की। अभी ये बहुत सारा खाने वाला है, ठीक है। तो क्या खाने वाला है इसका मतलब आपको डाइजेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना। तो क्या हम्म। करता है? ब्रेन सिग्नल करता है स्टमक को टू रिलीज द एसिड, है ना। तो ये सिग्नल करता है, तो रिलीज करेगा एसिड, तो उसका भी एक पाथवे होता है। तो कैसे कैसे ये डायरेक्टली अपना स्मेल आया, जो साइड देखा है, टेस्ट किया है, वो डायरेक्टली एक हार्मोन होता है स्टमक में, क्या स्ट्रेन, तो वो क्या करता है? फिर वो जाके फाइनली फाइनली पैराइटल सेल्स जो होता है स्टमक में, हाँ उसको, उसमें जो प्रोटॉन पंप होता है उसको स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द एसिड, ठीक है। तो ऐसा अनदर दूसरा क्या होता है कि ब्रेन से और एक स्टिमुलस आता है स्टमक में थ्रू ए वेगस नर्व। तो वेगस नर्व होता है आपका, तो दैट इज द लार्जेस्ट नर्व सप्लाई राइट। टू योर जीआईटी, राइट। वहां से फिर वेगस नर्व इज कोलिनर्जिक नर्व, तो वहां से फिर आपका एसिटिल कोलिन रिलीज हो जाएगा। तो एसिटिल कोलिन रिलीज होके वो भी क्या करता है? पैराइटल सेल जो होता है स्टमक का, उसमें मस्कुलर रिसेप्टर होते हैं, जो फाइनली पैराइटल सेल में प्रोटॉन पंप होता है, उसके ऊपर मस्कुलर रिसेप्टर होते हैं। तो वहां पे जाके उसको स्टिमुलेट करेगा प्रोटॉन पंप को। और प्रोटॉन पंप का जो काम होता है, हाइड्रोजन पोटेशियम हाइड्रोजन एटीपीज पंप, उसका काम होता है सर्जन में। हर एक जो बोल रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। राइट। तो जो प्रोटॉन पंप होता है, तो उसको स्टिमुलेट करता है हाइड्रोजन आयन
बनाने के लिए H+ आयन, तो H+ आयन बनेगा और वो H+ आयन क्लोराइड आयन के साथ में कंबाइन होगा और एसिड बनेगा, ठीक है। एसिड तो ये प्रोडक्शन। एसिटिल कोलिन थ्रू ए कोलिनर्जिक नर्व थ्रू ए वेगस नर्व स्टिमुलेट द प्रोटॉन पंप टू रिलीज द एसिड, ठीक है। आपको जो गैस्ट्रिन बना है, एक तो दो है, ब्रेन दो तरीके से सिग्नल करता है, एक डायरेक्टली सिग्नल करता है गैस्ट्रिन का हार्मोन का प्रोडक्शन होता है आपका स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड में, एंड दैट स्टिमुलेट प्रोटॉन पंप टू रिलीज द एसिड, ये एक हो गया। दूसरा एक होता है कि ब्रेन वही सिग्नल पास करता है वेगस नर्व, ठीक है। तो वेगस नर्व एसिटिलकोलिन रिलीज करेगा। एसिटिलकोलिन का तीन काम होता है। तो पहले तो क्या है कि इट विल डायरेक्टली स्टिमुलेट द प्रोटॉन पंप वाया मस्कुलेटस। दूसरा काम होता है कि जो एसिटिलकोलिन रिलीज हुआ है वो और एक सेल को स्टिमुलेट होता है, उसको बोलते हैं एंटेरोक्रोमैटिन लाइक सेल स्टमक में, ठीक है। हिस्टामाइन। उसका हिस्टामाइन रिलीज करना, और हिस्टामाइन का रिसेप्टर होता है प्रोटॉन पंप के ऊपर, फिर से वो प्रोटॉन पंप को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। ये हो गया दो। अगेन एसिटिलकोलिन और क्या काम करता है, एसिटिलकोलिन, ठीक है, एक तो आपका डायरेक्टली स्टिमुलेट करेगा, दूसरा आपका वेगल स्टिमुलेशन होगा। स्टिमुलेट करेगा, हाँ है ना। तो ये दो काम हो गए। अभी जो एसिटिलकोलिन है वो और एक काम करता है, जो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन होता है स्टमक में, उसको कम करता है। हाँ बट प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल होता है कि प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन, उसको कम करता है ना। ऐसा बहुत सा। और एक होता है आपका हार्मोन सोमैटोस्टेटिन, तो उसका भी हाँ रिलीज करने में उसका रोल रहता है, वो भी स्टिमुलेट होता है प्रोटॉन पंप को। ये ऐसे एक फ्लो होता है, ठीक है। डायरेक्टली स्टिमुलेशन, हिस्टामाइन हाँ। का स्टिमुलेशन, ठीक है। और डायरेक्टली आपका इसका जो ये मैंने बोला था गैस्ट्रिन हार्मोन, गैस्ट्रिक। उसको भी एसिटिलकोलिन स्टिमुलेट करता है। तो एसिटिलकोलिन तीन जन को स्टिमुलेट करता है, एक तो डायरेक्टली प्रोटॉन पंप, दूसरा है हिस्टामिन, हिस्टामाइन का रिलीज करेगा, और वो अल्टीमेटली रिलीज करता है। तो ये अगर आपको प्रोसेस मालूम है, फ्लो अभी हो। आपको मालूम होगा कि ये नॉर्मल फिजियोलॉजी, तो आपको इसके ड्रग्स कैसे याद रखना है, ठीक है। ऑडिबल आएगा ये हो सर। नवीन सेशन पर, ठीक है। तो आपको, अगर आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी मालूम है, आपको नॉर्मल प्रोसेस क्या हो रहा है वो अगर मालूम है, कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है, वो अगर मालूम है, तो उसको ज्यादा प्रोसेस हुआ तो वो क्या होगा, आपको पैथोलॉजी। तो एसिड स्टमक में बनता है, दैट इज अ नॉर्मल थिंग, एसिड तो बनना ही चाहिए, अगर नहीं बनेगा तो फिर डाइजेस्ट कैसे करोगे हाँ आप, जो इतना ठूस ठूस के आपका जो भी बड़ी हड्डी छोटी हड्डी जो भी बिरयानी खाते हो आप, तो वो डाइजेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो एसिड बनना चाहिए स्टमक में। एसिड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड इज अ नॉर्मल प्रोडक्शन। थिंग, इट इज अ फिजियोलॉजिकल थिंग, ठीक है। हाँ, बट ऑब्वियसली एक्सेसिव एसिड फॉर्मेशन इज अ पैथोलॉजिकल। अगर बहुत ज्यादा बन रहा है नॉर्मल से, तो वो क्या है, अल्सर हो जाए। पैथोलॉजिकल है, ठीक है। या फिर आप, हाँ यस, या फिर नहीं बन रहा है तो वो भी क्या है, पैथोलॉजिकल है, ठीक है। तो पैथोलॉजी। नहीं बन रहा है, एसिड नहीं बन रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्लोराइड। हाँ अगर एक ज्यादा बन लड़। रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरक्लोराइड। राइट। तो हाइपरक्लोराइड मतलब क्या, इन सिंपल लैंग्वेज आप बोलते हो एसिडिटी, हाँ। एसिडिटी। अभी ये पढ़ना क्यों है अपने, ये भी समझना है कि क्यों पढ़ना है। अगर एसिडिटी ज्यादा हो गया तो क्या होता है फिर, आपका जो स्टमक एरिया है, जीआईटी एरिया है, उसमें क्या अल्सरेशन हो जाए, अल्सरेशन हो पेप्टिक अल्सर जाए, वगैरह। हाँ पेप्टिक अल्सरेशन हो जाए। तो पेप्टिक अल्सर का रीजन एक मिल गया आपको यहाँ, जी। ठीक है। अगर आपको पेप्टिक अल्सर का रीजन, तो अल्सर क्या होता है कि अल्सर मतलब क्या, एनी वुंड, एनी लेशन इन द स्टमक और इन द इंटेस्टाइन, म्यूकस मेम्ब्रेन। और एनी डिजनरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इन द स्टमक और इंटेस्टाइन। अभी अगर ये डिजनरेशन, ये जख्म, ठीक है, और ये जख्म, ये डिजनरेशन अगर आपके स्टमक में है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर। अगर वही अगर आपको डिओड्रेनम में, तो क्या बोलेंगे, डिओड्रेनल अल्सर, डिओडेनल अल्सर। राइट, है ना। तो अल्सर के रीजंस देखो, पहले क्या रीजन है अल्सर का, कि हाइपर एसिडिटी अगर बहुत ज्यादा हो है तो अल्सर हो सकता है। दूसरा रीजन क्या है आपका, अगर आपके स्टमक में कोई इंजुरी हो गया, अगर आपके हाँ इंटेस्टाइन में कोई इंजुरी हो गया, तो भी अल्सर हो सकता है, सेकंड रीजन। थर्ड रीजन क्या हो सकता है अल्सर का, आप इमेजिन करो क्या हो सकता है, थर्ड रीजन हो सकता स्पाइसी है फूड्स। अगर, स्पाइसी ऑब्वियसली फूड। वो स्पाइसी फूड्स, या फिर बैड हैबिट्स, बैड ईटिंग हैबिट्स, या हम्म। स्मोकिंग ड्रिंकिंग वो, ठीक है। और एक रीजन क्या हो सकता है आपके अल्सर का, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इन्फेक्शन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हाँ हेलिकोबैक्टर पानी। तो आप मुझे ये बोलो कि अगर आप इतना बड़ा बड़ा बड़ी हड्डी छोटी हड्डी बड़ी बिरयानी जो भी खाते हो, तो पूरा डाइजेस्ट कर लेते हो, तो वो बैक्टीरिया डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाता, हाँ
राइट। आपको खुद को क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकली थिंक करना है, क्यों ये हाँ बैक्टीरिया जिंदा रह। आप जो भी बाहर जाके नूडल्स खाते हो, जो भी स्ट्रीट फूड खाते हो, हाँ। मान लीजिए जंक वड़ा फूड पाव है। खा लिया हाँ। मुंबई में, हाँ? तो वो सब क्या हाइजेनिक होता है क्या? नहीं। तो उसके ऊपर भी बैक्टीरिया होते हैं ना। होते ही ऐसा कोई थोड़ी नहीं कि जिसमें बैक्टीरिया नहीं है। नहीं हो, हर जगह। अगर सब स्टेरॉइल खाना चालू कर दिया ना आपको, तो आप 6 महीने से ज्यादा जिंदा हेलो। सर यू वर नॉट ऑडिबल। यस सर, यू आर ऑडिबल। नाउ। हाँ, या ऑडिबल। आपका कुछ तो भी ये हुआ था किसी का। तो अगर आपको स्टेरॉइल खाना खा लिया तो आप जिंदा नहीं रह सकते, तो आपको बैक्टीरिया भी लगने वाली है। बट बाकी बैक्टीरिया तो कैसे मर जाते हैं फिर स्टमक में? बाकी हाँ। बैक्टीरिया कैसे प्रॉब्लम नहीं करते? मोस्ट ऑफ द कॉमन बैक्टीरिया होता है इकोलाई। बहुत सारे स्ट्रीट फूड के ऊपर होता है। ठीक है। हाँ, है ना? तो इकोलाई तो रहेगा ही रहेगा। अगर हाँ बहुत ज्यादा है तो डायरिया हो जाएगा। ठीक हम्म। है। लेकिन नॉर्मली नहीं होता। ठीक है, जिसका इम्यूनिटी कम होता है उसको डायरिया हो सकता है। नॉर्मली नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो ई कोलाई आपके स्टमक में मर जाता है, क्योंकि मर स्टमक में जाएगा। क्या है, एसिड है। 1 to 3 pH होता है उसका। पीएच कितना होता है? 1 to 3। वन टू वन थ्री वन से 1 से लेकर 3 तक पीएच हो सकता है। तो उसमें वो बैक्टीरिया ई कोलाई मर जाता है। तो फिर ये एच पाइलोरी क्यों जिंदा रहता है? हाँ, ये भी। सो तो लॉजिक स्टूडेंट्स, लगाना है तो। सो व्यूअर्स, एज आप लोगों ने देखा कि हाउ क्लियरली सचिन सर ने पूरा तुम्हारा एंटी अल्सर जो लोग रटते हैं वो पूरा क्लासिफिकेशन इतने एफिशिएंटली आप लोगों को बताया विद एक्सप्लेनेशन कि कैसे अलग अलग टारगेट्स हो सकते हैं, प्रोटॉन पंप, मिक्रोस्टाग्लैंडिन, मस्कैरिनिक। सो ऑल दैट ही कंक्लूड्स टू से इज दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। क्यों जिंदा रहता है वो बैक्टीरिया स्टमक में? उसका रीजन आप ढूंढो। तो उसके पास कुछ ना कुछ एडिशनल होगा ना। हम्म। उसके पास कुछ ना कुछ उसका सर्वाइवल के लिए उसका कुछ ना कुछ होगा उसका। तो वो राइट। क्या है? जाके देखो बुक में क्या है वो। उसके पास में क्या है? शील्ड है। क्या है उस शील्ड का नाम? उसके पास एक एंजाइम होता है। वो कौन सा एंजाइम है? वो जो यूरिएज नाम का एंजाइम, यूरिएज। तो उसका काम क्या होता है यूरिएज नाम का एंजाइम? तो उसका काम होता है कि यूरिया को ब्रेक डाउन करना। तो यूरिया क्या है? यूरिया का स्ट्रक्चर क्या है? NH2 सी सी डबल ओ बॉन्ड एन ओ एच NH2। ठीक है ना? अभी आप ही सोचो, उसको अगर ब्रेक डाउन किया यूरियस ने तो क्या रिलीज हो जाएगा? यूरिक एसिड। यूरिया का ब्रेक डाउन हो गया, क्या रिलीज होगा? यूरिक एसिड नहीं, अमोनिया रिलीज होगा। क्या अमोनिया। होगा? अमोनिया। अमोनिया ये अमोनिया क्या है? टॉक्सिक अमोनिया गैस। क्या है? एसिड बेस क्या है? अमोनिया क्या है? एसिड बेस क्या है? बेस है, बेस। अमोनिया इज बेसिक। हाँ। तो अमोनिया बेस है, आपके स्टमक में एसिड है, तो क्या होगा वहां पे? हाँ, एसिड बेस। न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइज। ठीक है। पीएच पीएच पूरा एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा। हम्म। उसके कारण वो बैक्टीरिया वहां पे जिंदा है। ओके। क्योंकि उसके पास यूरियस नाम का एंजाइम होता है। वो क्या करता है, म्यूकस में जो यूरिया है आपका, उसको हम्म। ब्रेक डाउन करके अमोनिया बनाता है, और अमोनिया क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। एसिड। वो सराउंडिंग, उसका जो सराउंडिंग होता है, उतना भी अगर एरिया न्यूट्रलाइज हो गया तो वो भी हम्म। वो जिंदा रहता है ना। तो वो जिंदा रह के फिर क्या करता है, आपके जो लेयर्स होते हैं स्टमक के, हाँ। तो उसमें वो अल्सर करता है। राइट। वो अल्सर करता है। तो रीजन क्या है? अभी देखो, एंटी अल्सर ड्रग याद कैसे रहे? ठीक है। तो अपनी ये जो नए रिकॉर्डिंग चल आप उसमें लेंगे। क्या ठीक। होता है कि आपको फिजियोलॉजी मालूम है, एंटासिड्स क्या होंगे, एंटासिड क्या करेंगे। तो ऐसा अगर आपको फिजियोलॉजी मालूम है तो ये पूरा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी ये क्लासिफिकेशन, क्योंकि उसमें अगर बोलते जाऊंगा तो मैं पूरा दिन भी दे सकता हूँ। ठीक है? तो एंटी अल्सर का भी क्लासिफिकेशन होता है। कितना क्लास है? एंटासिड्स। एंटासिड में भी दो आएगा आपका, सिस्टमिक, नॉन सिस्टमिक। ठीक है। क्यों सिस्टमिक बोलना है उसको, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, हम्म। तो लॉजिकली पढ़ लें। नॉन सिस्टमिक का एडवर्स इफेक्ट क्यों नहीं होता है, क्या होता है। ठीक है। देन एंटी सिक्रेटरी, एंटासिड क्या करेंगे, जो ऑलरेडी एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। देन एंटी सिक्रेटरी एजेंट। ठीक है। एंटी सिक्रेटरी एजेंट क्या करेंगे, एसिड बनने नहीं देंगे। हाँ। ठीक है। आपका स्ट्रेटेजी मतलब आपके रीजन तो मालूम है। अल्सर के रीजन क्या है कि आपको एसिडिटी हो गया, हाइपर एसिडिटी। दूसरा आपको बैड हैबिट से अल्कोहल ड्रिंकिंग हो गई, या फिर
कोई ड्रग्स आप कंटिन्यूसली ले रहे हो, जैसे एनएसएआईडी, जैसे आपके घर में कोई पेशेंट है जैसे जिनका घुटनों में दिक्कत है, अर्थराइटिस है, तो उनके लिए क्या होता है कि उनके लिए पेन किलर्स, एनएसएआईडी दे हाँ, आर NSAIDs। इंडिकेटेड। 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए आपको खाना है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो इरिटेट करते हैं जीआईडी, तो वो हम्म। आप क्या करते हैं, अल्सर्स करते हैं। तो ये हाँ, भी एक रीजन होगा, ये या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो ये अल्सर के रीजन है, आपको मालूम है। अभी ये ओके। रीजन क्लियर करना है आपको। आपको अल्सर हो गया है, उसमें क्या क्या कर सकते हो, एंटी अल्सर ड्रग कैसे याद रखें। तो पहले अगर आप जो आपके एसिड स्टमक में बना है उसको न्यूट्रलाइज करोगे, कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हो आप, एंटासिड्स की। एंटासिड्स। उसमें भी दो आता है, सिस्टमिक नॉन सिस्टमिक वगैरह, तो उसका मैकेनिज्म रहता है, उसका एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी रहता है, उसका एडवर्स इफेक्ट रहता है ना, इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन, वो सब आपको बाद में देना, क्योंकि सब कुछ लेना है तो वो टाइम लगता है उसमें। जी। तो हाँ, ये क्या करेंगे, ऑलरेडी जो एसिड बना है उसको न्यूट्रलाइज कर दे। अभी जो एसिड बनने वाला है, जैसे ड्राइव बोला मैंने, न्यूरोजेनिक ड्राइव, है ना, तो जैसे वो एसिड बनने नहीं देने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दे आर पहला क्लास हो गया आपका एंटासिड, उसमें दो आ गया, दूसरा हेलो, यस सर, यस फिर सर, गो अहेड। दूसरा क्लास होता है एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स, तो वो क्या करेंगे, एसिड को बनने नहीं देंगे, तो उसको बनने के लिए जो एसिड बन रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो ऑलरेडी है तो उसको तो न्यूट्रलाइज कर दिया आपने, कर दी। लेकिन जो बनने वाला है उसका क्या है, ठीक है, तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कंट्रोल करेंगे, एक तो आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज कर सकते हो, जो हम्म। फाइनली एसिड बनने नहीं देगा, या फिर आप एंटी कोलिनर्जिक ड्रग यूज कर सकते हो, दूसरा हो गया क्लास, ठीक है। तीसरा क्या है कि एंटी हिस्टामिनिक ड्रग यूज कर सकते हो, तीसरा क्लास हो गया उसमें। चौथा क्लास कैसा है कि प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोस्टाग्लैंडिन। एनालॉग यूज कर सकते हो। जो पांचवा क्लास बनता है सोमेटोस्टेटिन एनालॉग यूज कर सकते हो। देखो, हाँ। जो एसिड बनाते हैं उनको उनको ब्लॉक करो, जो एसिड को बनने ही नहीं दे रहे नॉर्मली, जो आप उसको सपोर्ट करो। तो राइट। एसिड को बनने नहीं देने वाले कौन है, सोमेटोस्टेटिन एक है, और आपका प्रोस्टाग्लैंडिन। यस। तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स आर यूज्ड एज ए एंटीसेक्रेटरी, सोमेटोस्टेटिन एनालॉग्स आर यूज्ड एज ए एंटीसेक्रेटरी। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बाद में हिस्टामाइन टू रिसेप्टर ब्लॉकर्स, उसमें जो ड्रग है उसका ड्रग कौन सा मोस्ट पोटेंट है, कौन सा, किसका क्या एडवर्स इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट क्यों है, ठीक है, कौन सा पोटेंट है, उसके यूजेस क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस किस में है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आई कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। तो प्रोटॉन बम इनहिबिटर्स के तो प्रोड्रग है, तो उसका एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा है, क्यों है, हाँ। कब देना है, ये सब एडीएमई, मतलब हर एक किसमें क्या है, क्लासिफिकेशन आपको इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, एडवर्स रिएक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, एडीएमई एंड यूजेस, बस उतना ही पार्ट इंपॉर्टेंट है फार्माकोलॉजी। राइट। तो बोलने का मतलब ये है कि आपको आपको फिजियोलॉजी क्लियर है, तो आपको टारगेट मिलेगी, और आपको हम्म। टारगेट अगर मिल गया तो वो क्या है, एक क्लास बनेगा। हाँ। फिजियोलॉजी क्लियर करो, जैसे होता है अल्सर, आप अल्सर हो गया तो क्या स्ट्रेटेजी, क्या होना चाहिए आपका ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी। तो पहले तो क्या है कि जो अल्सर है, तो सबसे पहले जो एसिड बना है उसको और दूसरा क्या है कि जो एसिड बन रहा है, उसका जो सिक्रीशन एसिड कम। बन रहा है आपका, उसको कम करो बाय यूजिंग एंटी सिक्रेटरी एजेंट। ये हो गए दो। तीसरा क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है आपका, ठीक है, आपने तो एसिड न्यूट्रलाइज कर दिया, कम भी कर दिया, कंट्रोल भी कर लिया। अभी तीसरा स्ट्रेटेजी क्या है, उस जो ऑलरेडी एसिड बना है उसको तो हील करना पड़ेगा, उसको तो हाँ। क्लियर करना पड़ेगा, तो अल्सर हीलिंग एजेंट्स आ गए, है ना। अगर वो अल्सर इन्फेक्शन की वजह से है, तो क्या कर सकते हो आप, आपको एंटासिड देके, एंटीसेप्टिक देके, अल्सर हीलिंग एजेंट देके आप उसको ग्रोथ नहीं होने देंगे, उसको हील कर सकते हैं। उसका लेकिन जो रूट प्रोग्रेशन कॉज, बंद कर। हाँ, रूट कॉज क्या है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल रूट कॉज क्या है, अगर अल्सर इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, तो रूट कॉज क्या है, एच पाइलोरी। आप ऊपर के सभी ऑप्शन ट्राई करेंगे, क्या होगा, आपको उस टाइम पे कंट्रोल आएगा, लेकिन हाँ। वो क्लियर नहीं होगा, वो फर्दर अल्सर बनी जाए, तो क्योंकि एच पाइलोरी उसको तो किल करना पड़ेगा, तो एंटी एच पाइलोरी एंटीबायोटिक्स, वो एक क्लास बनेगा। तो आपको आप लॉजिकली थिंक करके आपको करना है।
राइट। तो वैसे ही अगर आपको इंडस्ट्रियल फार्मेसी, बायो फार्मास्यूटिक्स, अगर वो सब्जेक्ट आपको समझना है तो उसका बेसिस क्या है वो देखो। उसका बेसिस क्या है कि आपका फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, फिजिकल फार्मेसी, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, अगर ये तीनों आपको अच्छा आता है तो फिर बाद में आपको इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड बायो फार्मास्यूटिक्स समझ में आएगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है, अगर आपको यूनिट ऑपरेशन मालूम है सब कुछ, जैसे सैचुरेशन, ड्राइंग, ऑपरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, हाँ। डिस्टिलेशन, यूनिफिकेशन, है ना, material construction, size separation, size reduction, drying, mixing. So all these unit operations they are involved in the formulation. फॉर्मुलेशन। Formulation में आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, if you want to understand one chapter from industrial chemistry, इसे होता है सस्पेंशन। हाँ। तो अगर आपको सस्पेंशन अंडरस्टैंड करना है, तो what is the what is the formulation parameter for suspension? What are the different instability for the ऑफ suspension? सस्पेंशन। अगर वो आपको समझना है, formulation instability समझना है, so you have to go and read, or you have to go and clear your colloid chapter, right? You have to go and read your colloid chapter. Once you understand what is colloid, how there is stabilization, how there is an instability in colloids, particle-particle interaction, real U theory क्या होता है. So obviously all these are the basis for suspension chapter. Again, if you want to understand your emulsion chapter, अगर emulsion पढ़ना है, ठीक है, राइट। तो अगर आपको फॉर्मुलेशन पैरामीटर्स क्या है, अगर आपको इंस्टेबिलिटी क्या है ये समझना है, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू बी क्लियर रिगार्डिंग द सरफेस टेंशन एंड इंटरफेशियल फिनोमेना चैप्टर। वो चैप्टर अगर क्लियर है, ये उसमें एचएलबी वैल्यू क्या होता है, सरफेक्ट का क्लास क्या होता है, इस साल भी आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो क्लासेस क्या है सरफेक्टेंट के, कौन सा क्लास कैसा है एचएलबी, अभी एचएलबी वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन आया, फॉलोइंग एज लार्जेस्ट एचएलबी वैल्यू, इफेक्ट 2020, सोडियम उसका लॉरेंस। इजीली, हाँ, उसका इजीली आंसर था। मतलब ये तो बेसिक भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि राइट। बेसिक इम्पोर्टेंट, बेसिक भी। तो वहां पे जाना पड़ेगा आपको, वहां पे स्टेबिलिटी अंडरस्टैंड करना होगा। तो ये स्टेबिलिटी क्या होता है, इमल्शन का ग्लोबुल साइज, पार्टिकल ग्लोबुल का इंटरेक्शन क्या है, सेडिमेंटेशन कैसे होता है, उसके लॉ कौन सा है, स्टोक्स लॉ। ये अगर समझ में आएगा तो आपको यू कैन अंडरस्टैंड फॉर्मुलेशन प्रॉब्लम एज वेल एज इंस्टेबिलिटी इन इमल्शन, इंस्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन इमल्शन। राइट। तो वैसे ही फॉर एग्जांपल आपको बायोफार्मास्यूटिक्स समझना है, तो 50% बायोफार्मास्यूटिक्स का जो काइनेटिक प्रोसेस होता है, एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन, काइनेटिक्स वगैरह होता है, तो एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन वन चैप्टर नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। राइट। अगर फिजिकल फार्मेसी का वो चैप्टर क्लियर है तो आपको 50% बायोफार्मास्यूटिक्स मिल जाएगा। क्लियर हो। और आपका अगर यूनिट ऑपरेशंस क्लियर है तो आपको बाकी जैसे टैबलेट का फॉर्मुलेशन, आपका कैप्सूल का फॉर्मुलेशन, है ना, आपको सस्पेंशन,